डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 57 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 58 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं मलिक करीम से इसी अंदाज में बात करूंगा। अगर वो मेरी बात का यकीन कर लेता तो यकीनन वो मेरे मुआमले में अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर हो जाता। मुझे यकीन था कि मैं मलिक करीम पर अपने बयान की सच्चाई साबित कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि मैं उस रफ़ाकत अली से अलहदगी में ये सब बातें बता सकूं। अगर इन बातों की रफ़ाकत अली के कानों में भनक भी पड़ जाती तो वो मुझे ज़िंदगी से महरूम करने पर तुल जाता। वो जाली दवाइयाँ फ़रोख्त करने वाला अधूरा डॉक्टर, मुझे उससे शदीद तरीन नफ़रत महसूस हुई। गोदाम में अंधेरे की चादर गहरी से गहरी होती चली गई, हत्ता कि रात का पहला पहर भी गुजर गया, लेकिन रफ़ाकत अली और मलिक करीम में से कोई भी वहाँ नहीं आया। मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगी। मेरा दिल चाहा कि अपने बदन से लिपटे हुए चमड़े के इन मोटे मोटे पट्टों को चबा कर खा जाऊं, लेकिन चमड़े के तमाम बंद मेरे दांतों की पहुंच से बाहर साबित हुए। मैंने चमड़े के बंधनों के खिलाफ एक बार फिर जोर आजमाई की, लेकिन नाकाम रहा। मुझे मेज के नीचे नस्ब शुदा फौलादी हल्कों की कटराहट सुनाई थी, लेकिन बंधन टस से मस नहीं हुए। थकार कर मैंने ये कोशिश भी तर्क कर दी। एन उसी वक्त मुझे अपने सफ़ेद रुमाल का ख्याल आया। मैंने देखा कि वो मेरी शर्ट के नीचे मेरी दाईं कलाई पर बंधा हुआ है। इस मुसीबत के वक्त में भी वो मेरे किसी काम नहीं आ रहा है। मेरे नथनों ने मुश्क अंबर की वो मखसूस महक सूंघने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे महक बिल्कुल महसूस नहीं हुई। इस सूरत हाल से मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुझे फ़िलहाल किसी किस्म की खारजी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी महज अपनी कोशिशों से तकलीफ से सूरत हाल से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाऊँगा। तकरीबन आधी रात के वक्त मैं गेट पर होने वाली खटपट की आवाज़ें सुनकर चौंक पड़ा। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने किसी के चलने की आहट सुनी। फिजा में हल्की सी आवाज़ उभरी। इसके साथ ही मेरे सर के ऐन ऊपर एक बल्ब रोशन हो गया। मैंने आने वाली शख्सियत पर नज़र डाली। वो मलिक करीम था। यह देखकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि वो तन्हा ही है। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, तुम्हें होश आ गया? रफ़ाकत अली तो कह रहा था कि तुम्हें सुबह से पहले होश नहीं आएगा और तुम्हें होश में लाने के लिए ठंडे पानी के छींटे मारने पड़ेंगे। मेरे बारे में अक्सर लोगों के अंदाजे गलत हो जाते हैं मलिक करीम, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने मेरे बारे में गलत अंदाज़ा लगा लिया है। मैंने गंभीर लहजे में जवाब दिया। मलिक करीम ने हैरानी के आलम में मेरे चेहरे पर नज़र डाली। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका हूँ। तुम कौन से अंदाजे की बात कर रहे हो? मुझे मगरिब के वक्त से पहले ही होश आ गया था। मैं इस वक्त से लेकर अब तक इस सूरत हाल के बारे में सोचता रहा हूँ जिसमें मेरी किस्मत ने मुझे ला फंसाया है। काफ़ी सोच विचार के बाद बिलाखिर मैंने फैसला किया है कि मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ, बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? मलिक करीम ने बेसब्री से कहा। लेकिन ठहरो, पहले मैं तुम्हें कुछ खाने पीने को दे देता हूँ ताकि तुम्हारी हालत बेहतर हो सके। मलिक करीम के इन अल्फाज ने मेरे वजूद में ज़िंदगी की लहर तोड़ा दी। मैंने मलिक करीम का लाया हुआ हल्का फुल्का खाना खाया और जी भर के पानी पिया। मुझे अपने वजूद की गुम गश्ता तवानाइयाँ लौटती हुई महसूस हुई। हाँ, अब बताओ कि सच क्या है? मलिक करीम ने सवाल किया। मैंने कदर तवक्कुफ़ के बाद कहा, पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हक़ाइक़ को जांचे परखे बगैर मेरे बयान की तरदीद नहीं करोगे। तुम यकीन करो या ना करो, मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ उसका एक एक लफ्ज़ सच है। तुम बताओ तो सही, झूठ सच का फैसला करना मुझे आता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रफ़ाकत अली से तुम्हारे ताल्लुकात की नौइयत क्या है? मैंने संजीदा लहजे में पूछा। मैं तुम्हारे सवाल का मकसद नहीं समझ सका। बहरहाल, रफ़ाकत अली मेरे 1-2 कारोबारों में शराकतदार है। इसके अलावा हमारी सियासी वाबस्तगी भी एक ही जमात से है। इसके अलावा हमारे दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं। इसका मतलब है कि रफ़ाकत अली का ज़ाती दुश्मन तुम्हारा दुश्मन भी है। नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं। अलबत्ता अगर वो मुझसे मदद की दरख्वास्त करे तो मैं उसके बारे में गौर कर सकता हूँ। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि मैं तुम्हें जो कुछ बताने वाला हूँ इसका ताल्लुक रफ़ाकत अली की ज़ात से है। रफ़ाकत अली की ज़ात से? उसने हैरानी से कहा। हाँ, रफ़ाकत अली की ज़ात से। दरअसल बात यह है कि मैं उसी को कत्ल करने की नीयत से उसके बंगले में दाखिल हुआ था। किस्मत की बात है कि अभी मैं बंगले के अंदरूनी हिस्से में घुसने का रास्ता ढूंढ ही रहा था
कि खुदा जाने किस तरह तुम लोगों ने अचानक मुझे दबोच लिया। मेरी बात सुनकर मलिक करीम की हैरत की इंतहा न रही। तुम रफाकत अली को क्यों कत्ल करना चाहते थे? तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? मुझे जरा तफसील से बताओ, उसने मुस्तरिब लहजे में कहा। सच्ची बात तो यह है कि मेरी उससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मुझे उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया था और मैं उस हुक्म की तामील के लिए मजबूर था। तुम्हें यह हुक्म किसने दिया था? यह एक लंबी दास्तान है मलिक करीम। पहले मैं तुम्हें अपने बारे में मुख्तसरन बता दूं। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली खान है। मेरा पेशा चोरी चकारी और नकब ज़नी है। अपने बाप के साथ मिलकर वारदातें करता हूँ। तुम्हारा बाप? मलिक करीम ने हैरानी से दोहराया। हाँ, मेरा बाप वो दिन के वक्त फ़कीर के भेस में मुख्तलिफ मालदार घरों को ताड़ता रहता है। रात को हम मिलजुल कर किसी ऐसे ही घर का इंतखाब करते हैं और फिर किसी मुनासिब वक्त पर इस घर का सफाया कर देते हैं। तुम्हारा मतलब है तुम रफाकत अली के बंगले में भी डकैती की नीयत से दाखिल हुए थे, लेकिन तुम्हारा बाप? नहीं, तुम गलत समझे हो। दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं डेरा गाजी खान से यहाँ आया हूँ। ये तमाम वारदातें हमने इस इलाके में की हैं। तो हुआ यूं कि मेरे बाप ने एक गांव में वारदात की नीयत से एक हवेली ताड़ी। उसने मुझे बताया कि इस हवेली से लंबा माल मिलने की उम्मीद है। हम दोनों ने मिलकर मंसूबाबंदी की और एक रात उस हवेली में घुस गए। फिर क्या हुआ? मलिक करीम ने दिलचस्पी से पूछा। हम किसी न किसी तरह हवेली के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। हवेली में घुसने के बाद हम माल ढूंढने लगे। यह हमारी बदकिस्मती है कि ऐन उसी वक्त हवेली में लोग जाग गए। मैंने और मेरे बाप ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस कशमकश में मेरे हाथों हवेली का एक कारिंदा मारा गया। मैं और मेरा बाप हवेली के कारिंदों के हाथों पकड़े गए। इन लोगों ने हमें पकड़कर एक तहखाने में डाल दिया। हम दोनों की जान निकली जा रही थी, क्योंकि इससे पहले भी मुख्तलिफ वारदातों के दौरान हमारे हाथों कई अफराद कत्ल हो चुके थे। अगर वो लोग हमें पुलिस के हवाले कर देते तो अदालत हमें सीधा फांसी पर लटका देती। हम 3 दिन तक तहखाने में बंद रहे थे। चौथे दिन एक शख्स अक्की ने हमसे बात की। अक्की? तुम कौन से अक्की की बात कर रहे हो? तुम शायद अक्की को जानते हो के वो रफाकत अली और उसके मरहूम भाई बरकत अली का फूफीजाद भाई है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तहखाने में अक्की हमसे मिलने आया। इसकी जुबानी हमें मालूम हुआ कि हम मरहूम सरदार बरकत अली की हवेली में कैद हैं। मैंने पूछा कि तुम लोगों ने हमें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, हमें इस तहखाने में क्यों कैद कर रखा है? उसने कहा कि वो हम दोनों को पहचान चुका है। अगर उसने हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया तो हम दोनों फांसी चढ़ जाएंगे। मैंने पूछा कि तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? उसने कहा कि वो मुझसे एक सौदेबाजी करना चाहता है। मैंने उससे उस सौदेबाजी की शराइत पूछी। उसने मुझे रफाकत अली के मुतल्लिक बताया कि वो अपने भाई यानी सरदार बरकत अली की बेवा को कत्ल करना चाहता है। अक्की ने कहा कि अगर मैं रफाकत अली को कत्ल कर दूं तो वो मेरे बाप को आज़ाद कर देगा और हम दोनों को 50,000 रुपए में मिलेंगे। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे और मेरे बाप को पुलिस के हवाले कर देगा। मैंने हवेली के जिस कारिंदे को कत्ल किया है, सिर्फ उसी के कत्ल के सिलसिले में मुझे और मेरे बाप को सजाए मौत मिल जाएगी। मुझे अपनी और अपने बाप की जिंदगी से बेहद मोहब्बत है। चुनांचे मैंने बादल नख्वास्ता उस काम की हामी भर ली। इस तरह रफाकत अली को कत्ल करने में मुल्तान पहुंच गया। लेकिन ये इतना कीमती पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या यह अक्की ने तुम्हें दिया था? ये मेरा पिस्तौल है। मुझे हथियार जमा करने का बहुत शौक है। यह पिस्तौल मैंने बलोच कबायली इलाके से बहुत भारी रकम के एवज खरीदा है। इसका मतलब है तुम्हारा किसी गैर मुल्की या गैर मुल्की एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तौबा करो भाई, मैं तो एक नीम ख्वांदा सा आदमी हूँ। ये हुलिया तो मैंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बदला है। मैं तो खुद पुलिस वालों से छुपता फिर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने रफाकत अली के बंगले में घुसने के बाद मेरे भाई और मेरे मेहमान के दरमियान क्या बातें सुनी हैं? मैं वो सब पूरी तरह तो नहीं सुन सका। अलबत्ता वो कुछ लोगों के अगवा की बातें कर रहे थे जो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ सकी। इसका मतलब है कि तुम हम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हो। मलिक करीम ने पुरतशवीश लहजे में कहा। वो कैसे भाई? मैंने एहतजाज करते हुए कहा। मैंने कहा ना कि मैं खुद पुलिस से छुपता फिरता हूँ, फिर मैं तुम लोगों की मुखबरी कैसे कर सकता हूँ? मैं अब तुम्हारी बातों पर इतनी आसानी से एतबार तो नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जिस तरह चाहो अपना इत्मीनान कर सकते हो। बल्कि रफाकत अली भी बातों बातों में मेरी कही हुई कई बातों की तस्दीक कर सकता है। मसला ये कि उसने 2 बार अपनी भाभी को कत्ल करने की कोशिश की। एक बार उसे खाने में जहर देकर हलाक करना चाहा, दूसरी बार उसके बिस्तर में जहरीला सांप छोड़ दिया गया। बल्कि मैं तो उसके मरहूम भाई के चीदा चीदा कारिंदों के नाम और हुलिये भी बता सकता हूँ। तुम्हारी बातों में वजन है जुल्फ़िकार। मैं तुम्हारी बयान करदा बातों की तस्दीक करूंगा। अगर तुम सच्चे निकले तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मुझे रफाकत अली के ज़ाती मामलात से कोई सरोकार नहीं है। महज उसकी वजह से मैं तुम्हारे खून से हाथ नहीं रंग सकता। अगर तुम सच्चे निकले तो मैं तुमसे इस ज़्यादती की मुआफ़ी भी तलब करूंगा जो मेरी वजह से तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस ज़्यादती का हर्जाना भी अदा कर दूंगा।
इस जहन्नमी अजाब की तुम्हारी नज़र में क्या कीमत हो सकती है मलिक करीम? मैंने कदर तंजिया लहजे में कहा। क्या कागज़ के चंद रंग बरंगे टुकड़े क़यामत ख़ेज़ अज़ियत का बदल हो सकते हैं? मेरी बात सुनकर मलिक करीम का सर बेइख्तियार झुकता चला गया। तुम सही कह रहे हो, बाकी इस जानलेवा अज़ियत की नफ़ी लाखों रुपए भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी इस अज़ाबनाक मरहले से गुजर चुका हूँ। इन वाक़यात को साल साल गुजर चुके हैं। इन जहन्नमी दिनों की तलाफ़ी के तौर पर मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद मैं इन दिनों को कभी भी भुला नहीं सकता। अब भी कभी कभार मुझे यूं लगता है जैसे मेरे तलवों में आग भर गई हो, जैसे अब भी मैं बर्फ के सिल पर बंधा हुआ चित लेटा हूं। लेकिन तुमने क्या जुर्म किया था मलिक करीम? किसने तुम पर यह तशद्दुद किया? मेरा जुर्म हुकूमत वक्त की खुल्लम खुल्ला मुखालफत था। मुझे सजा देने वाले खुद कानून के मुहाफिज थे। मुझे एहसास हुआ कि मलिक करीम के जहन में एक बार फिर वही अजियत आफरीन लम्हे ऊपर आए हैं। तो तुम्हें सियासी मुखालफत के बिना पर तशद्दुद का निशाना बनाया क्या? मैंने तजस्सुस से भरपूर लहजे में पूछा। मलिक करीम ने ख्वाबनाक लहजे में कहा, हाँ, इन दिनों में एक नौजवान सियासी कारकुन था, पुरजोश, सच्चा, खरा, अपनी पार्टी का वफादार और मुफलिस कारकुन। मेरी पार्टी के लीडर के इनकलाब आफरीन जज्बाती तकारीरों ने मुझे दीवाना बना दिया। हुकूमत वक्त के खिलाफ मेरे वजूद में नफरत का तूफान परविश पाने लगा। अपने लीडर के नजरियात और ख्यालात की तरावीज और तबलीग को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। नतीजतन मैंने बहुत कम वक्त में कारकुनों के दरमियान एक अहम मकाम हासिल कर लिया। एक बार पार्टी के लीडर से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मेरी भरपूर हौसला अफजाई की। मलिक करीम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर यही हुआ कि रफ्ता रफ्ता मेरी अहमियत में इजाफा होता चला गया और मैं एक छोटा मोटा लीडर बन गया। मेरी तरह के मुफलिस अफराद को सियासी पार्टियों में ज्यादा से ज्यादा यही मर्तबा मिला करता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरा शुमार भी पार्टी के छोटे मोटे लीडरों में होने लगा। मेरी पार्टी का लीडर अपनी हर तकरीर में जालिम जागीरदारों, सरमायादारों और वडेरों के खिलाफ ऐलान जहाद करता। इसकी तकरीर सुनकर मेरा दिल करता कि मैं इस पर फिदा हो जाऊं, क्योंकि मुझे लगता कि वो मेरे जैसे माशी तौर पर कुचले हुए लोगों के दिल की बात कर रहा है। मैं अपनी पार्टी के जलसों में अक्सर तकरीरें करता। इन तकरीरों में मैं हुकूमत वक्त पर बड़ी बेरहमी से तनकीद करता। मुझे इतलात मिलती कि मेरी इन तकरीरों से ऐवान इक़्तिदार के बासी सख्त दिल मिला रहे हैं, लेकिन ये सब बातें सुनकर मेरी जुबान की धार मजीद तेज हो जाती। बिल्लाखिर मुझे अपनी शोला बयानी का खुमियाजा भुगतना पड़ा। हुकूमत के इशारे पर मुझे एक झूठे मुकदमे में फांस कर गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी पार्टी वालों ने अखबारात में मेरी गिरफ्तारी पर सख्त वावेला मचाया, लेकिन मुझे आज़ाद कराने में नाकाम रहे। पुलिस वाले एक हफ्ते तक मुझसे फर्जी जराइम का इकरार कराने की कोशिश करते रहे। जब मैं किसी तरह नहीं माना तो उन्होंने मुझे लाहौर के शाही कले के अकूबत खाने में भिजवा दिया। शाही कले की फलक बोस फसीलों के अंदर पहुंचते ही मेरी जिंदगी के हौलनाक दौर का आगाज हुआ, जिसकी यादें मुझे आज भी भयानक सपनों की सूरत में बेख्वाब करती रहती हैं। कौन सी गैर इंसानी अजियत है जो मुझे वहां नहीं दी गई? वो मुझे मुसलसल कई दिन और रात रात तक सोने न देते। हजारों वाट के बिजली के बल्बों के सामने मुझे आंखें खुली रखने पर मजबूर किया जाता। जून जुलाई की आग बरसाती दोपहर मुझे नंगे बदन, नंगे पैर कले के पुख्ता फर्श पर सुबह से दोपहर तक खड़ा रखा जाता। इसी जगह पर मुझे तशद्दुद के इस तरीके का तजर्बा हुआ जो मैंने गुज़िश्ता रात तुम पर आजमाया। जब मैंने तुम पर वार किया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे मेरे अपने तलवों में एक बार फिर से अंगारे दमक उठे हों। मैं कोशिश के बावजूद तुम पर मजीद हाथ नहीं उठा सका, लेकिन बाकी कसर रफाकत अली ने निकाल ली। मैंने कदर तंजिया लहजे में कहा, हाँ, रफाकत अली फितरतन एक बुज़दिल और कमीना शख्स है। उसे मजबूरों पर हाथ उठाने में बहुत लुत्फ आता है। मैं कभी कभी उससे शदीद नफरत महसूस करता हूँ। अगर तुम उसे कत्ल करने में कामयाब हो गए तो मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं होगा। और अब तुमसे क्या छुपाना, अगर तुमने उसका पत्ता साफ कर दिया तो मुझे भी लाखों का फायदा पहुंचेगा। यह सब तो उस सूरत में होगा ना जब तुम मुझे आज़ाद करोगे। खैर, तुम मुझे अपनी दास्तान सुना रहे थे। हाँ, तो हुआ ये कि मैं 2 साल तक शाही कला के अकूबत खाने में कैद क़यामत ख़ेज़ मजालम बर्दाश्त करता रहा। मेरी सियासी पार्टी ने मेरी बेगुनाह असीरी को अपने जलसे जुलूसों का मौजू बना लिया। मेरी आज़ादी के लिए भूख हड़तालें की गईं, लेकिन मुझे आज़ाद न किया गया। मेरी पार्टी ने मेरी मजलूमियत की दास्तानों से खूब सियासी फ़ायदा उठाया। अवाम में इस पार्टी की मकबूलियत बढ़ती गई। उसे मुतफ़िक़ा तौर पर गरीबों, मजदूरों और किसानों की पार्टी तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन हुए तो हमारी पार्टी जीत गई। मेरी पार्टी की हुकूमत में आते ही मुझे आज़ाद कर दिया गया। मुझे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पार्टी के सरबराह के पास ले जाया गया। मेरी आमद पर मेरे पुराने साथियों ने पुरजोश नारे लगाए। मैं पार्टी सरबराह के सामने पहुंचा तो मुझे ज़बरदस्त ज़हनी झटका लगा। मैंने देखा कि उसके गिर्द बैठे हुए तमाम अफराद बड़े बड़े वडेरे और जागीरदार हैं।
हमारी पार्टी इन्हीं अफराद के खिलाफ जंग करने के नारे लगाकर ऐवान इक़्तिदार में पहुंची और इन्हीं को मैंने पार्टी पर काबज पाया। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि पार्टी की तरफ से तकरीबन तमाम टिकट इन्हीं लोगों को मिले हैं। मैंने अपनी पार्टी के सरबराह से इस सिलसिले में एहतजाज किया तो उसने कहा कि इन लोगों को शामिल किए बगैर पार्टी मजबूत नहीं होती। उसने इशारों की जुबान में मुझे समझाया कि चूंकि हम अब इक़्तिदार में आ चुके हैं लिहाजा अब इन किस्सों को दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसकी ये मंतक सुनकर मुझे शदीद मायूसी हुई, लेकिन जल्द ही ये मायूसी हकीकत पसंदी में बदलने लगी। मैंने देखा कि मुझसे कहीं कम तर दर्जे के पार्टी कारकुन दोनों हाथों से माल जमा करने में लगे हुए हैं, जबकि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी का आसरा नहीं है। मैंने इशारों कुनायों में अपने पार्टी लीडर को अपनी मुआशी बदहाली के मुतल्लिक बताया। इसके साथ ही मुझ पर दौलत के दरवाजे खुल गए। मुझे कई किस्म की फैक्ट्रियों के परमिट मिल गए। दरामद और बरामद के लाइसेंस भी मेरी जेब में आ गए। बैंकों ने मुझे मुंह मांगे कर्जे दिए। देखते ही देखते मैं जमीन से आसमान पर पहुंच गया। 2 ही साल बाद मैंने एक बहुत ही बड़ी ज़री अराजी खरीद ली। इस तरह मैंने भी जागीरदारी की सनद हासिल कर ली। शोहरत की तो मेरे पास पहले ही कमी नहीं थी। दौलत आने के बाद मैंने अपने आप को पेशावर सियासतदान के तौर पर भी मनवा लिया। मैंने जायज़ नाजायज़ के चक्करों में पड़ना तो पहले ही छोड़ दिया था। मैंने अपनी जागीर के आस पास वाले इलाके में अपना सियासी असर रसूख बढ़ाना शुरू किया। मैंने हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। चुनांचे अब मैं इस इलाके की बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बन चुका हूँ। इन दिनों मुल्क पर मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है। इसके बावजूद मेरी सियासी कुव्वत अपनी जगह बरकरार है। मलिक करीम ने अपनी दास्तान मुकम्मल करते हुए कहा, इस कहानी में से उसने बड़ी सफाई से बाज नाजुक मरहले गायब कर दिए थे, लेकिन भला मुझे इन तफसीलात से क्या सरोकार होता। मुझे सिवाय उसकी किसी बात से दिलचस्पी नहीं थी कि वो जल्द अज जल्द मुझे इस अज़ियत नाकैद से आज़ाद कर दे ताकि मैं अपने लिए नया लाहे अमल मुरतब कर सकूं। मलिक करीम कुछ देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा। इसके अंदाज़े गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मेरी बातों की तस्दीक करना चाहता है। अब मैं चलता हूँ, मलिक करीम ने कुर्सी पर से उठते हुए कहा। मैं कल दोपहर तक किसी वक्त यहाँ आऊँगा। अगर इस दौरान में तुम्हारे बयान की तस्दीक हो गई तो मैं तुम्हें फ़ौरन आज़ाद कर दूँगा। मुझे आज़ाद करने के बाद तुम रफ़ाकत अली को मेरे बारे में क्या बताओगे? उसकी तुम फिक्र मत करो, मुझसे कुछ भी कह सकता हूँ। मैं उसे कह दूँगा कि मैंने तुम्हें अपनी जागीर में भिजवा दिया है, लेकिन इस पर वार करते हुए ये ख्याल ज़रूर रखना कि वो बचने ना पाए, वरना तुम्हें खुद अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। रफ़ाकत अली ने अपनी दौलत के बल पोते पर पुलिस वालों से बड़े गहरे ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं। इसके हाथ बहुत लंबे हैं। ये तुम्हें मुल्तान से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। अगर तुम्हें मेरे बयान की सच्चाई का यकीन हो जाए तो कल मेरा पिस्तौल ज़रूर लेते आना। इसके बगैर रफ़ाकत अली का मैं कुछ भी बिगाड़ नहीं पाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मलिक करीम ने पुराने दोस्तों की तरह मुझे खुदा हाफिज कहा और गोदाम के गेट की तरफ बढ़ गया। जाने से पहले उसने वहां पर रोशन वाहिद बल्ब भी बुझा दिया। मलिक करीम के जाने के बाद मैं देर तक इस तमाम सूरत हाल पर गौर करता रहा। ये सोचकर मुझे खुशी महसूस हुई कि मैंने मलिक करीम को अपने मुतल्लिक बताने का जो नाजुक फैसला किया वो दुरुस्त साबित हुआ। वो खासी हद तक मेरी तरफ से मुतमईन होकर गया था। शायद इसीलिए उसने मेरे मुंह पर कपड़ा बांधने की या मुझे बेहोश करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। अगर वो खबीस फितरत रफ़ाकत अली इसके साथ होता तो यकीनन मेरे बाजू में इंजेक्शन लगा देता। सोचते सोचते जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। इस रात मैंने यके बाद दीगरे कई ख्वाब देखे। इसमें से कुछ तो इतने खूबसूरत थे कि मेरी रूह तक सरशार हो गई और कुछ ने मुझे सरतापा लर्जा कर रख दिया। मैंने देखा कि मैं अपने गांव में चचा मेहरदाद के घर में मौजूद हूँ। मैं बावर्ची खाने में चूल्हे के करीब बिछी हुई चटाई पर आलती पालती मारे बैठा हूँ। मेहरा मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी पका रही है। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी। मैंने प्यार भरे लहजे में उसे पुकारा, मेहरा, मेहरा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ।